नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगभग 1 घंटे तक पीछा करने के बाद लोकेटर ने दिखाया कि लक्ष्य 30 मीटर आगे ही था। तभी लक्ष्य ने लोकेटर को एक तरफ रख दिया और अपना चमकीला चांदी का भाला निकाल लिया। पेड़ की एक शाखा पार करने पर आगे कुछ पत्ते थे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि लक्ष्य ने ध्यान से देखा कि पत्तियों की स्थिति कुछ हद तक अप्राकृतिक थी। संभवतः उनके पीछे एक पेड़ का खोखला भाग था। चुपचाप पत्तों के पास पहुंचते हुए लक्ष्य ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से सुनने लगा। उसे वाकई में युग की गाली-गलौज की आवाज सुनाई दी। लक्ष्य द्वारा भगाए जाने के बाद यह व्यक्ति काफी उदास था। फिर भी उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने यही अपना गुस्सा निकाला। शायद वो अभी कुछ ही समय पहले आया था। लक्ष्य, तुमने मुझे सच में यहां से भगा दिया। देखते हैं तुम कब तक वहां अकड़कर बैठे रह सकते हो। वो छोटी सी कुतिया मीना, संत बनने में ऐसी क्या शान है? अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके इधर उधर इश्कबाजी करती है और मुझ पर ताना मारने की हिम्मत भी करती है। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस तारा फल के पेड़ के अंदर केवल आकाश गुंबद के लोग ही सच्चे राजा है? मैं अभी स्काई डोम में शरण लेने जा रहा हूं। मैं किसी को जरूर ढूंढूंगा जो वापस आकर तुम्हारा सफाया कर दे, चाहे मुझे उस खास तारा क्रिस्टल का पता भी बताना पड़े। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। लक्ष्य, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और मीना, एक बार जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो तुम्हें अपने पास रखूंगा और 10 साल तक बिस्तर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। देखते हैं कि तुम्हें अपना लक्ष्य याद रहता है या नहीं। बाहर से ये सब सुनते हुए लक्ष्य का दिल खुशी से भर गया। इस युग ने सचमुच एक विशेष तारा क्रिस्टल खोज लिया था। विशेष तारा क्रिस्टल ऐसी चीजें थी जिनकी कोई केवल आशा ही कर सकता था। उन्हें पाने की कोशिश नहीं कर सकता था। तारा फल के वृक्ष के भीतर रहने वाला हर मार्शल आर्टिस्ट उनके सपने देखता था। चाहे किसी के पास कितने भी हों, वे कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होते थे। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि युग को सचमुच एक मिल जाएगा, लेकिन उसकी बातों को सुनकर स्पष्ट था कि उसमें इसका लाभ उठाने की क्षमता का अभाव था और वो इस खबर का इस्तेमाल स्काई डोम से लोगों को वापस बुलाकर उससे निपटने के लिए एक सौदे के रूप में करने को तैयार था। लक्ष्य उसे ये मौका बिल्कुल नहीं देने वाला था। उसने अचानक पेड़ के बाहरी पत्तों को फाड़ दिया और बिजली की तरह वार करते हुए एक ही भाले के वार से युग के कंधे को पेड़ के खोखले तने की भीतरी दीवार से चिपका दिया। आह डॉट! युग दर्द से चिल्लाया। लक्ष्य ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मुझे बताओ, वो खास तारा क्रिस्टल कहाँ है? असहनीय दर्द के बीच युग की आंखों में एक झिलमिलाहट आई। वो स्पष्ट रूप से सच नहीं बताना चाहता था। लक्ष्य ने उस पर जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने उसे मानसिक आघात पहुंचाया और फिर कहा, बोलो, वो विशेष तारा क्रिस्टल कहाँ है? ट्री हार्ट लेक के केंद्र में। लक्ष्य ने अपना हाथ उठाया और अपनी हाथ की तलवार से उसकी गर्दन पर वार किया। धातु की ऊर्जा से परिपूर्ण उसकी हाथ की तलवार धातु और लोहे के समान मजबूत थी, जिसने एक ही वार में युग की गर्दन काट दी। युग एक आवाज भी नहीं निकाल सका और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। युग से निपटने के बाद लक्ष्य को पता चला कि उस बच्चे के पास स्पेस रिंग भी नहीं थी। उसने शव को पेड़ के खोखले तने में बिना पत्तों को हटाए ही छोड़ दिया था। उसे विश्वास था कि आज रात तक वो किसी विकृत कीड़े का बढ़िया भोजन बन जाएगा। युग के छिपे हुए खतरे से निपटने के बाद लक्ष्य चींटी के घोंसले में लौट आया। जब वो लौटा तो मीना ने अपना ध्यान लगभग पूरा कर लिया था, लेकिन उसके चेहरे की रंगत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। स्पष्ट था
कि वो अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई थी। लक्ष्य को देखकर मीना ने कुछ क्षमा याचना करते हुए कहा, लक्ष्य, मुझे खेद है कि मैं कल आपके साथ चींटियों के घोंसले में तारा क्रिस्टल इकट्ठा करने नहीं जा पाऊंगी। लक्ष्य आगे बढ़ा और एक दोस्त की तरह धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं तारा क्रिस्टल इकट्ठा करने का काम खुद संभालूंगा। मीना ने सिर हिलाया और हल्के से शर्माते हुए दूसरी तरफ मुड़ गई। जब आसपास कोई नहीं होता तो वो लक्ष्य की प्रेमिका की भूमिका निभाना जारी नहीं रखेगी। पिछली रात की तरह उसे गोद में लेकर सुलाने का वो खूबसूरत पल शायद फिर कभी नहीं आएगा। बेशक लक्ष्य के मन में कभी ऐसे विचार नहीं आए। ये महज एक अस्थायी उपाय था। मीना को शर्माते देख लक्ष्य भी कुछ पल के लिए अचंभित रह गया। फिर वो धीरे से हंस पड़ा। मीना से अच्छी तरह परिचित हो जाने के कारण वो कभी कभी भूल जाता था कि वो एक लड़की है। ऐसा लगता था कि उसे और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। वे दोनों पेड़ के खोखले तने में विश्राम और ध्यान करते रहे और रात खामोशी से गुजरी। अगली सुबह जब लक्ष्य ने देखा कि मीना अभी भी विश्राम कर रही है, तो वो पेड़ के खोखले तने को छोड़कर बाई ओर की शाखा की ओर चल पड़ा। सनी और कबीर ने चतुराई से उनका पीछा नहीं किया। वे जानते थे कि पीछा करना व्यर्थ होगा। चींटियों का घोंसला इतना खतरनाक स्थान था कि वे केवल अपनी मौत को गले लगा रहे होते। जब लक्ष्य प्रकट हुआ तो सबकी निगाहें उस पर टिक गई। लोग अब उसे कल की तरह चिढ़ा नहीं रहे थे। कल ही लक्ष्य ने अखाड़े में अपनी ताकत साबित कर दी थी। हालांकि उसकी जीत काफी अप्रत्याशित थी, लेकिन जो लोग उसे समझ नहीं पाए वे और भी ज्यादा भयभीत हो गए। हालांकि उनके पीछे कई उबे हुए लोग भी चल रहे थे जो ये देखना चाहते थे कि लक्ष्य तारा क्रिस्टल को कैसे प्राप्त करेगा। लक्ष्य ने सबकी अनदेखी करते हुए बाई ओर की शाखा पर आगे बढ़ना शुरू किया और जल्द ही उसके अंत तक पहुंच गया। शाखा चींटियों के घोंसले की जमीन से लगभग 50 मीटर ऊपर थी। उसके बगल में एक लता थी जिसका इस्तेमाल वे लोग चढ़ने के लिए कर सकते थे जो मानसिक शक्तियों वाले नहीं थे। शाखा के बिल्कुल निचले सिरे पर बैंगनी फूलों का एक बड़ा गुच्छा था। ये उस तरह के फूल नहीं थे जिन पर तारे के आकार के क्रिस्टल होते हैं, बल्कि एक अलग ही प्रकार के फूल थे। इन फूलों से एक विचित्र सुगंध निकलती थी जिसके पास कोई भी कीड़ा आने को तैयार नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों मीटर के दायरे में एक भी चींटी नहीं दिखाई देती थी। आगे चींटियों का घोंसला था। इस कोण से देखने पर चींटियों का घोंसला सूखी शाखाओं और धूल से बनी 3 छोटी पहाड़ियों से मिलकर बना था। बीच वाली पहाड़ी सबसे बड़ी थी, जबकि बाई और दाई ओर वाली पहाड़ियां थोड़ी छोटी थी। सबसे बाई ओर वाली पहाड़ी उनका इलाका था। चोटियों के बीचों बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा थी। किसी को भी अपनी मर्जी से तारा क्रिस्टल खोजने के लिए किसी दूसरे के इलाके में जाने की अनुमति नहीं थी। बाई ओर की चोटी पर शाखा के सबसे नजदीक वाले क्षेत्र में अब कोई तारा क्रिस्टल नहीं बचा था, क्योंकि वे सभी पहले ही लोगों द्वारा ले लिए गए थे। तारा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए और दूर जाना पड़ता था। लक्ष्य ने बाहर देखा तो पाया कि निकटतम तारा क्रिस्टल लगभग 200 मीटर दूर था। इस दूरी के बीच में अनगिनत चींटियां थी। वहां से गुजरना आसान नहीं था। जब लक्ष्य ये सब देख रहा था, तभी पास में खड़े एक मार्शल आर्टिस्ट ने कहा, लक्ष्य, मैं तुम्हें सावधानी बरतने की सलाह देता हूं। ये खेल खेलने की जगह नहीं है। एक गलती की तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। हां, बिल्कुल सही। ये वो जगह है जहां सबसे अधिक तारा क्रिस्टल पाए जाते हैं, लेकिन ये वो जगह भी है जहां सबसे अधिक मार्शल आर्टिस्ट दफन है। मैं यहां 3 साल से हूं। हर साल 100 से अधिक लोग आते हैं, लेकिन हर साल 10 से भी कम लोग यहां से जाते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। जब आप कटाई के लिए नीचे जाएं, तो कोशिश करें कि आप उन तारा क्रिस्टल को चुनें जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। उन क्रिस्टल को न लें जो आपके लिए उपयुक्त नहीं है। उदाहरण के लिए,
चूंकि आप वर्तमान में चौथे स्तर के युद्ध जनरल हैं, इसलिए धूमकेतु क्रिस्टल की कटाई करना सबसे अच्छा है। उपग्रह क्रिस्टल की कटाई करने से पहले 5वें स्तर के मध्य चरण तक प्रतीक्षा करें। इस तरह प्रभावों को अधिकतम किया जा सकता है। मैं आपको तारा क्रिस्टल को थोड़े समय के लिए सुरक्षित रखने का एक तरीका बताता हूं। फूल वाली शाखा को काट लें और उसे तारा क्रिस्टल के साथ वापस ले आएं। शाखा में बची हुई ऊर्जा तारा क्रिस्टल को 2 से 3 घंटे और जीवित रख सकती है। पहाड़ी पर पत्थरों के उन ढेरों को देखो, वे वास्तव में पत्थर की गुफाएं हैं। यदि आपको किसी ऐसे खतरे का सामना करना पड़े जिससे आप वास्तव में बच नहीं सकते, तो जाकर पत्थर की गुफा में छिप जाओ। ये लोग अपेक्षाकृत दयालु थे और उन्होंने लक्ष्य के साथ कुछ ज्ञान साझा किया। लक्ष्य ने हर बात पर सहमति में सिर हिलाया। बेशक कई लोग ऐसे भी थे जो व्यंग्य और कटाक्ष करते थे, लेकिन लक्ष्य ने उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लक्ष्य ने उड़ने की योजना नहीं बनाई थी। पहली बार नीचे उतरते समय वो मानक प्रक्रिया का पालन करेगा। आवश्यक सामान पैक करने और मार्ग का नक्शा बनाने के लिए कुछ देर तक इलाके का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने के बाद लक्ष्य बेल से नीचे फिसलने लगा। बेल मोटी थी, लेकिन बहुत चिकनी भी थी। लक्ष्य आसानी से 50 मीटर नीचे फिसल गया और उसके पैर जमीन पर टिक गए। जमीन पेड़ों की कठोर शाखाओं से अलग थी। ये वर्षों से जमा हुई सूखी शाखाओं और धूल से बनी थी, इसलिए पैरों के नीचे थोड़ी नरम महसूस हो रही थी। सफलतापूर्वक नीचे उतरने के बाद लक्ष्य आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मीना भी उसके पीछे पीछे आ गई थी। सफेद वस्त्र पहने मीना भीड़ के बीच खड़ी थी और लक्ष्य को टकटकी लगाए देख रही थी। लक्ष्य को पीछे मुड़कर देखते देख मीना ने जोर से हाथ भी हिलाया। लक्ष्य मुस्कुराया, मुड़ा और चींटियों के घोंसले की ओर चल पड़ा। 20 मीटर से अधिक चलने के बाद अंदर बाहर आने जाने वाली चींटियां थोड़ी बेचैन होने लगी। जब लक्ष्य लगभग 10 मीटर और आगे बढ़ा तो अंततः पहली चींटी ने उस पर हमला कर दिया। ये एक उड़ने वाली चींटी थी जो अपने विशाल पारदर्शी पंखों को फड़फड़ा रही थी और अपने जबड़े चौड़े खोलकर हवा से नीचे की ओर गोता लगा रही थी। लक्ष्य शांत रहा। जैसे ही उड़ती हुई चींटी पास आई, उसके हाथ में मौजूद चमकदार चांदी का भाला बिजली की तरह आगे बढ़ा। काले खून की बौछार हवा में फैल गई। उड़ती हुई चींटी का सिर लक्ष्य के भाले के एक झटके से कुचल गया और उसका शरीर जमीन पर जोर से जा गिरा। बुरा नहीं है, इन चींटियों की व्यक्तिगत युद्ध क्षमता मजबूत नहीं है। जब तक मैं एक साथ चींटियों के बड़े झुंड को आकर्षित नहीं करता, तब तक ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। बाईं ओर की चोटी के तल पर पहुंचकर लक्ष्य ने दृढ़ धीरज के साथ उस पर कदम रखा। उसने अपना रास्ता पहले ही चुन लिया था, पहाड़ की ढलान पार करना। एक बार जब वो इस पहाड़ी को पार कर लेगा तो दूसरी तरफ उसे तारामय क्रिस्टल मिलेंगे। जैसे ही उसने चींटियों के घोंसले पर कदम रखा, 4 या 5 श्रमिक चींटियां किनारों से दौड़कर ऊपर आ गई। इन श्रमिक चींटियों की सक्रिय आक्रामकता बहुत तीव्र नहीं थी। जब तक कोई उनके बहुत करीब नहीं जाता था, वे आमतौर पर हमला नहीं करती थी। लक्ष्य ने इन 4-5 चींटियों को गंभीरता से लिया ही नहीं। उसका चमकीला चांदी का भाला बिजली की तरह चला। एक ही वार में एक चींटी को ढेर कर दिया। 2 कदम और आगे बढ़ने के तुरंत बाद आसमान से कई और उड़ने वाली चींटियां नीचे आ गिरी। लक्ष्य एक बार फिर युद्ध की मुद्रा में आ गया। चींटियों के घोंसले में यही हाल था। चींटियां लगभग अंतहीन थी। शुरुआत में एक औसत मार्शल आर्टिस्ट मुकाबला कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, चींटियों की संख्या बढ़ती गई। यही एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत की असली परीक्षा थी। लक्ष्य ने जैसे ही कुछ कदम बढ़ाए, उसके चारों ओर चींटियों के शवों का ढेर गिर पड़ा। हालांकि उसने कई चींटियों को मार गिराया, लेकिन उसकी आगे बढ़ने की गति तेज नहीं थी। इसके अलावा लड़ाई के दौरान
लक्ष्य न केवल भयंकर चालें चलता था, जिससे चारों ओर धूल उड़ती थी, बल्कि वो समय समय पर जोर जोर से चिल्लाता भी था, जिससे और अधिक चींटियां आकर्षित होती थी। क्या ये बच्चा पागल है? ये एंट नेस्ट में है और इसे छुपकर रहना नहीं आता। अगर यही चलता रहा तो कुछ ही समय में ये थककर मर जाएगा। कौन जाने, वो लापरवाह व्यक्ति जैसा नहीं दिखता, फिर भी वो इतना बेवकूफी भरा व्यवहार क्यों कर रहा है? युवती, ये तुम्हारा प्रेमी है ना? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्द ही किसी और को ढूंढ लो। उसके पीछे चलने में कोई भविष्य नहीं है। मीना ने अपना सिर भी नहीं घुमाया, बस धीमी आवाज में कहा, मैं उसके बिना रहने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। आसपास के लोग अचानक अवाक रह गए, मन ही मन सोचने लगे कि ये लड़की कितनी सुंदर है, लेकिन थोड़ी जिद्दी भी है। एक पेड़ से लटककर आत्महत्या करने पर तुली हुई है। उस नासमझ बच्ची को तो खजाना मिल ही गया। कोई भी आदमी ऐसी खूबसूरत लड़की को अपने प्यार में पाकर जान से भी ज्यादा खुश हो जाएगा। वहां चींटियों की संख्या बढ़ती गई, विशेषकर उड़ने वाली चींटियां। चींटियों का एक बड़ा झुंड भिनभिनाता हुआ आया और आकाश और जमीन से लक्ष्य को घेर लिया। जब लोगों को लगा कि लक्ष्य मरने ही वाला है, तभी उसने अचानक हिंसक हमला कर दिया। मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश की तेज रोशनी लगातार 3 बार चमकी। हवा में उड़ती चींटियां धड़ाम धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिर गई। पहले से मौजूद घनी घेराबंदी का एक बड़ा हिस्सा पल भर में साफ हो गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए लक्ष्य ने अपनी ढाल पर कदम रखा और हवा में ऊपर उठ गया। तेजी से पहाड़ी के ऊपर से उड़ता हुआ सीधे दूसरी तरफ चला गया, जहां तारा क्रिस्टल केंद्रित थे। अपने सफल प्रहार के बाद लक्ष्य एक पल भी नहीं रुका और पहाड़ियों के पार उड़ गया। हालांकि चींटियां तेजी से उसका पीछा कर रही थी, उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वो नजरों से ओझल हुआ, वो तेजी से नीचे उतरने लगा और उसके शरीर से सोने और चांदी की रोशनी से भरी एक ढाल निकल आई। बैंग, 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 बैंग। कई हिंसक हमलों के बाद उड़ने वाली चींटियां फिलहाल लक्ष्य की रक्षा पंक्ति को भेदने में असफल रही। लक्ष्य के पैर जमीन पर पड़े और उसने पीछे मुड़कर भाले की रोशनी की एक विशाल लहर छोड़ी। इस वातावरण में मूसलाधार भाला तकनीक लंबी नदी की तकनीक से भी अधिक प्रभावी साबित हुई और उड़ने वाली चींटियों के एक और झुंड का सफाया हो गया। लक्ष्य ने कुछ छलांगे लगाते हुए आगे की ओर धावा बोला। थोड़ी ही दूर आगे कई तारा क्रिस्टल थे। एक सैनिक चींटी ने अपने नुकीले दांत दिखाए और पंजे लहराते हुए सीधे सामने आ गई। बिना कुछ कहे लक्ष्य ने झरनानुमा हमला कर दिया और उस विशालकाय जीव को मौके पर ही मार डाला। इन बड़े खिलाड़ियों के सामने डाउनपोर अब उपयोगी नहीं रह गया था, लेकिन सौभाग्य से लक्ष्य के पास कई तरह की तरकीबें थी और वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। लगातार 5 या 6 सैनिक चींटियों को मारने और श्रमिक चींटियों के एक अन्य समूह का संहार करने के बाद लक्ष्य अंततः तारा क्रिस्टल के आसपास के क्षेत्र में पहुंच गया। उसके सबसे करीब एक धूमकेतु क्रिस्टल था। उसकी कमर पर मौजूद तरल धातु एक तलवार में परिवर्तित हो गई और लक्ष्य के हाथ में प्रकट हुई। एक ही वार में फूल, तारा क्रिस्टल और पेड़ के तने का एक हिस्सा एक साथ कट गए। गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की एक लहर छोड़ी गई और तारा क्रिस्टल सीधे लक्ष्य के अंतरिक्ष वलय में गिर गया। पहला तारा क्रिस्टल उसके हाथों में था। लक्ष्य का मनोबल बहुत बढ़ गया। चींटियों का घोंसला सचमुच खजाना था। उसे धूमकेतु का क्रिस्टल इतनी आसानी से मिल गया था। खुश होने के बावजूद वो एक पल भी नहीं रुका। कुछ ही कदमों में वो अगले तारा क्रिस्टल तक पहुंच गया, फिर अचानक पीछे मुड़ा और आकाश की ओर हाथ उठाकर सुनहरी रोशनी की किरणों का एक विस्फोट कर दिया। 7 या 8 उड़ने वाली चींटियां छेदों से छलनी थी और आकाश से गिर पड़ी। इसी विधि का अनुसरण करते हुए लक्ष्य ने दूसरा धूमकेतु क्रिस्टल एकत्र किया। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने के बाद उसके पास 8 धूमकेतु क्रिस्टल थे। वाह, बस इतना ही काफी है।
ये धूमकेतु क्रिस्टल इस बार मेरे अवशोषण के लिए पर्याप्त है। मैं एक क्रिस्टल भाई गगन को दे देता हूं। सनी और कबीर मेरे साथी हैं। हालांकि उन्होंने ज्यादा योगदान नहीं दिया, लेकिन अखाड़े में लड़ाई लड़ी। मैं इतना निर्दयी नहीं हो सकता, इसलिए मैं उन्हें 2 दे देता हूं। शेष 5 क्रिस्टल मेरे लिए चौथे स्तर के शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। अब वापस जाने का समय हो गया है। हालांकि उसे यहां आए हुए 20 मिनट से भी कम समय हुआ था, लेकिन लक्ष्य पहले से ही बहुत थका हुआ था। इस तरह के युद्ध की तीव्रता बहुत अधिक थी और इससे उन पर बहुत अधिक दबाव पड़ा। जैसे ही वो पीछे हटने की तैयारी कर रहा था, लक्ष्य ने अचानक लगभग 200 मीटर दूर पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर एक पूरी तरह खिला हुआ फूल देखा। वहां एक हल्के नीले रंग का तारा क्रिस्टल तैर रहा था। एक ग्रह क्रिस्टल। लक्ष्य के लिए धूमकेतु क्रिस्टल उपयोगी थे, लेकिन मीना के लिए उनका कोई खास उपयोग नहीं था। लक्ष्य यहां आकर मीना के लिए कुछ भी न लेकर वापस नहीं जाना चाहता था। मीना घायल थी और ये ग्रह क्रिस्टल उसके लिए ऊर्जा अवशोषित करने के लिए एकदम सही था। इसके अलावा बाई शाखा में तीसरे स्थान के लिए चुनौती स्वीकार करने के लिए टीम मोड में लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को एक ग्रह क्रिस्टल देना पड़ता था। चाहे वो मीना को देना हो या सौंपना हो, लक्ष्य को वास्तव में इस वस्तु की आवश्यकता थी। मीना के साथ अपने रिश्ते के बारे में लक्ष्य ने अच्छी तरह सोच विचार कर लिया था। वो नहीं चाहता था कि मीना उसके पिछले जीवन के पुराने रास्ते पर चले, इसलिए वो उसकी किस्मत बदलने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन उसका इरादा मीना के साथ कोई खास रिश्ता बनाने का नहीं था। इस पुनर्जन्म में लक्ष्य का उद्देश्य शिखर को प्राप्त करना था। ये कभी नहीं बदला था। बाकी सब कुछ गौण था। बेशक एक दोस्त होने के नाते लक्ष्य मीना की सही तरीके से मदद करना चाहता था, ताकि अपने पिछले जीवन में चुपचाप खड़े रहने के अपराध बोध का प्रायश्चित कर सके। इसके अलावा कल जब मीना ने अखाड़े में उसकी जान बचाई, तो उस कार्य में उसकी जान भी जा सकती थी। फिर भी उसने बिना हिचकिचाए तुरंत उसकी मदद की। इस बात ने लक्ष्य के कठोर हृदय को गहराई से प्रभावित किया। बाकी सब कुछ अनदेखा करते हुए लक्ष्य अपने कवच पर चढ़ा और सीधे उस ग्रह क्रिस्टल की ओर बढ़ गया। उसके पीछे उड़ने वाली चींटियों का एक बड़ा झुंड भिनभिना रहा था और उससे भी ज्यादा उड़ने वाली चींटियां लगातार आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इनमें से कोई भी चीज लक्ष्य को रोक नहीं सकी। उसे पूरा विश्वास था कि वो ग्रह क्रिस्टल को सफलतापूर्वक हासिल कर लेगा और वापस लौट आएगा। जब तक उसकी आंतरिक ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती और वो सैनिकों और उड़ने वाली चींटियों के विशाल झुंड से घिर नहीं जाता, तब तक उसे पूरा भरोसा था कि वो बच निकलेगा। तालाब के किनारे सबसे बड़े पेड़ के खोखले तने में जय अपने कंधे पर मोटी पट्टी बांधे हुए भाई गगन के बगल में खड़ा था। भाई गगन, इस बार आपको मेरी मदद करनी होगी। भाई गगन ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हारी चोट कैसी है? ये ठीक नहीं है। अगर घाव भर भी जाए तो भविष्य में मार्शल आर्ट का अभ्यास करना बहुत मुश्किल होगा। उस कमीने लक्ष्य ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। तो आपकी क्या योजनाएं हैं? भाई गगन ने पूछा। भाई गगन, ये रहा मेरा सारा सामान, जिसकी कुल कीमत 20 अरब से भी ज्यादा है। मैं ये सब तुम्हें दे देता हूं और मैं तुम्हें बैंक कार्ड का पासवर्ड भी बता देता हूं, ताकि तुम बाहर आने के बाद पैसे निकाल सको। बस मुझे लक्ष्य को मारने में मदद करो और ये सुनिश्चित करो कि वो बच्चा कभी भी तारा फल के पेड़ से बाहर न निकले। भाई गगन ने कुछ देर सोचा और फिर अंतरिक्ष वलय उठा लिया। जय ने उसे कहा, यह मामला संभालना मुश्किल है। मेरी स्थिति में मैं अन्य मार्शल आर्टिस्टों के खिलाफ सीधे कार्रवाई नहीं कर सकता। आप ये जानते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप में महान दैवीय क्षमताएं हैं। भाई गगन, आप निश्चित रूप से कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं आपसे यही विनती करता हूं। बोलते समय जय ने दर्द सहते हुए भाई गगन के सामने घुटने टेक कर प्रणाम किया। भाई गगन ने उसे नहीं रोका। कुछ देर इंतजार करने के बाद और ये देखकर
कि जय ने अपना सिर इतना पटका था कि खून बहने लगा था। भाई गगन ने आखिरकार कहा, यह पूरी तरह से असंभव नहीं है, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। जय, याद रखो, किसी से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका उसे मारना नहीं है, बल्कि उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेना, उसकी लड़ने की भावना को खत्म कर देना और उसे तब से असफल बना देना है जब से तुम उसे अपनी मर्जी से कुचल सको। ये उसे मारने से कहीं बेहतर तरीका है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। अगर तुम मेरे लिए उस लड़की को ला सको तो मैं जरूर। इसके बारे में सोचना भी मत। क्या तुम उस स्त्री की पहचान जानते हो? वो अमरावती बेस सिटी में स्थित डिवाइन ग्रेस कैथेड्रल के महान दिव्य संप्रदाय की शिष्या है। वो एक संत है। अगर तुमने उन्हें छूने की हिम्मत की तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। आखिर हम तारा फल के पेड़ पर हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते। कुछ वर्षों में हमें यहां से निकलकर बाहरी दुनिया में जाना होगा। जाफना के महान दिव्य संप्रदाय को कौन नाराज करने की हिम्मत करेगा? अरे, वो तो महान दिव्य संप्रदाय के गुरु की शिष्या है, तो मुझे क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, मुझे एक तरीका पता है, लेकिन पहले कुछ काम करना होगा। बस निश्चिंत रहो, मैं गारंटी देता हूं कि मैं लक्ष्य पर जोरदार प्रहार करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि वो फिर कभी कुछ हासिल न कर सके। भाई गगन ने जय की अंतरिक्ष अंगूठी जेब में रखते हुए कहा। लक्ष्य पहाड़ियों के ऊपर से उड़ता हुआ सीधे क्रिस्टल ग्रह की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वो पास पहुंचा, चींटियों का एक समूह प्रकट हुआ और अपने पंजों और नुकीले दांतों से उस पर झपटा। अपने लंबे भाले को लहराते हुए लक्ष्य अंततः चींटियों के इस समूह को मारने में कामयाब हो गया। लेकिन तभी एक जोरदार भूकंप ने जमीन को हिला दिया। सूखी शाखाओं और गिरे हुए पत्तों को एक तरफ धकेल दिया गया, क्योंकि एक विशालकाय सैनिक चींटी जमीन के नीचे से बाहर निकली। क्वींस गार्ड। चींटियों के घोंसले में एक रानी रहती थी और सभी चींटियों का प्रजन उसी ने किया था। चूंकि रानी स्वयं युद्ध में अधिक सक्षम नहीं थी, इसलिए कुछ असाधारण रूप से शक्तिशाली सैनिक चींटियां रानी की रक्षक बन गई। उसके सामने मौजूद चींटी 4 मीटर से अधिक ऊंची और 10 मीटर से अधिक लंबी थी, जिसमें उसके एंटीना की लंबाई शामिल नहीं थी। ये चींटियों के घोंसले की सबसे शक्तिशाली चींटी थी और लक्ष्य ने अपनी पहली यात्रा में ही इसका सामना किया था। अपने विशाल जबड़ों से लगातार चटकने की आवाज करते हुए वो लक्ष्य को काटने के लिए झपटा। लक्ष्य सैनिक चींटियों और उड़ने वाली चींटियों को मार सकता था, लेकिन वो इस रानी के रक्षक को आसानी से नहीं मार सका। हालांकि वो उस ग्रह क्रिस्टल को भी पाने की उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता था। रानी के रक्षक दल पर 2 चक्कर लगाने के बाद भी जब वो कुछ नहीं कर पाया, तो वो तुरंत पहाड़ी से नीचे उतर गया। जैसे ही रानी के रक्षक दल ने उसका पीछा किया, लक्ष्य ने अचानक एक तीक्ष्ण मोड़ लिया और दूर से ही ग्रह क्रिस्टल की ओर अपना हाथ उठाया। गुरुत्वाकर्षण। ग्रह का क्रिस्टल एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल से घिर गया और सीधे लक्ष्य के हाथ में जा गिरा। हालांकि उसके साथ सूखी शाखाओं और धूल का एक बड़ा ढेर भी उड़ गया, जिससे लक्ष्य तुरंत धूल से सना हुआ और अस्त व्यस्त दिखने लगा। लक्ष्य को अपने रूप रंग की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी ढाल पर पैर रखा और दौड़ पड़ा। उसका चमकीला चांदी का भाला लगातार लहरा रहा था, क्योंकि वो रानी के रक्षक दल और अनगिनत उड़ने वाली चींटियों के घेरे को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। जब तक वो लताओं के आधार पर लौटा, तब तक वो पसीने से भीग चुका था और उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। इस बार वाकई खतरा मंडरा रहा था। अगर उसने और देर की होती तो शायद वो वापस न लौट पाता। वो अपनी ढाल पर सवार होकर ऊपर की ओर चक्कर लगाते हुए पेड़ की शाखा पर लौट आया, क्योंकि उसने उन्हें पहाड़ी के दूसरी ओर इकट्ठा किया था। इसलिए किसी को नहीं पता था कि उसने कितनी फसल काटी थी। लक्ष्य के लौट आने पर दर्शक धीरे धीरे तितर बितर हो गए। लक्ष्य ने पहले सनी और कबीर को 2 धूमकेतु क्रिस्टल दिए, फिर मीना के साथ पेड़ के खोखले भाग में वापस आया
और उसे ग्रह क्रिस्टल सौंप दिया। मीना ने लक्ष्य की ओर देखा, धीरे से धन्यवाद कहा और फिर उसे पसीना पोंछने के लिए एक तौलिया थमा दिया। लक्ष्य ने जल्दी से खुद को साफ किया, भाई गगन को एक धूमकेतु क्रिस्टल सौंपने के लिए बाहर गया और फिर पेड़ के खोखले तने में लौट आया। उसने शेष 5 धूमकेतु क्रिस्टल निकाले और उन्हें अवशोषित करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में पूरा 1 दिन लगा, लेकिन परिणाम बहुत ही शानदार रहे। लक्ष्य का क्षेत्र अंततः चौथे स्तर के शिखर तक पहुंच गया। यदि उसे 4 या 5 और धूमकेतु क्रिस्टल मिल जाते तो वो 5वें स्तर के सरदार बन सकता था। अवशोषण पूरा होने के बाद लक्ष्य को मीना मिली, जिसने पहल करते हुए कहा, मेरी चोट ठीक हो गई है। अगली बार मैं आपके साथ तारा क्रिस्टल इकट्ठा करने जा सकती हूं। मीना का घाव ठीक हो गया है, यह सुनकर लक्ष्य बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे थोड़ी चिंता भी थी। पर मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा चेहरा अभी भी थोड़ा पीला है। क्या सच में घाव ठीक हो गया है? बेशक ये ठीक हो गया है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? एक तारा क्रिस्टल को अवशोषित करने के बाद इतनी छोटी सी चोट कैसे ठीक नहीं हो सकती? मीना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। तो मुझे राहत मिली। अगले हफ्ते हम दूसरी टीमों से चुनौतियों का सामना करेंगे। मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारी चोट ठीक नहीं हुई तो हम हार मान लेंगे, लेकिन लगता है अब ऐसा करना जरूरी नहीं है। जब तक हम दोनों यहां हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। इसे पाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की है, हम हार नहीं मानेंगे, मीना ने दृढ़ता से कहा। लक्ष्य ने मीना की ओर देखा। उसे अपने पिछले जीवन में सबसे पहले आगे बढ़कर दुनिया को हिला देने वाला उसका कारनामा याद आया और अचानक बोला, तुम भविष्य में सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट बनोगी। मैं इतनी भी असाधारण नहीं हूं। मेरी एक वरिष्ठ बहन है जो कुछ साल पहले दिव्य सामान्य प्रशिक्षण शिविर में आई थी। वो बहुत शक्तिशाली है। मैं बचपन से ही उनसे डरती रही हूं। मीना का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं था। मुझे विश्वास है कि तुम सबसे उत्कृष्ट हो। लक्ष्य ने उस सीनियर सिस्टर की परवाह नहीं की जिसका उसने जिक्र किया था और प्रोत्साहन में मुस्कुराई। मीना ने लक्ष्य की ओर अपनी पारदर्शी छोटी उंगली बढ़ाते हुए कहा, मैं कड़ी मेहनत करूंगी। आपको भी अपनी साधना में तेजी लानी होगी। आइए हम मिलकर इस जगह को छोड़ने का प्रयास करें। लक्ष्य मुस्कुराया। उसे लगा कि मीना थोड़ी बच्ची की तरह व्यवहार कर रही है, लेकिन फिर भी उसने मीना के साथ उंगलियां फंसाते हुए कहा, पक्का हो गया। 1 सप्ताह तेजी से बीत गया और लक्ष्य की टीम आखिरकार अपनी पहली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। चुनौती स्वीकार करने से पहले लक्ष्य को ग्रह क्रिस्टल प्राप्त करने के तरीके को लेकर थोड़ी परेशानी थी। अगर उसके पास भाई गगन को देने के लिए ग्रह क्रिस्टल नहीं होता तो वो टीम युद्ध का प्रस्ताव नहीं रख पाता। लक्ष्य बाहर जाकर एक तारा क्रिस्टल उधार लेना चाहता था, लेकिन मार्शल आर्टिस्टों के लिए तारा क्रिस्टल उनकी जान से भी ज्यादा कीमती थे, इसलिए उसे उधार लेने के लिए कोई नहीं मिला। लक्ष्य को थोड़ा परेशान देखकर मीना ने पूछा, क्या हुआ? कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना है कि हम अपना तीसरा स्थान बरकरार नहीं रख पाएंगे। प्लैनेट क्रिस्टल के बिना हम टीम बैटल का प्रस्ताव नहीं रख सकते और हमारी हार लगभग तय है। अप्रत्याशित रूप से मीना मुस्कुराई। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। मैंने पहले ही एक ग्रह क्रिस्टल सौंप दिया है। अरे, तुम्हें ये ग्रह क्रिस्टल कहां से मिला? लक्ष्य ने पूछा। मैंने इसे किसी से उधार लिया था। मीना ने अपनी आंखें झपकाई। तुमने इसे किससे उधार लिया? मीना सारा दिन पेड़ के खोखले तने में साधना करती रही, मानो किसी ऐसी भोली भाली युवती की तरह व्यवहार कर रही हो जो कभी बाहर कदम नहीं रखती। उसने पेड़ के खोखले तने के बाहर अक्सर मंडराने वालों को बहुत निराश किया था। आखिर वो किससे उधार लेकर आई होगी? उसकी चिंता मत करो। खैर, मुझे ये उधार मिल गया। हम कल दूसरा उधार लेकर उन्हें चुका देंगे। चलो जल्दी चलते हैं, शुरू होने वाला है। हालांकि उसे अभी भी संदेह था, लेकिन बात इस हद तक पहुंच चुकी थी,
इसलिए लक्ष्य ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मीना दिव्य संप्रदाय की संत थी। अगर वो सचमुच किसी को उधार लेना चाहती थी तो ये मुश्किल नहीं होना चाहिए था। चुनौती देने वाली टीमें मिश्रित थी। जब चुनौती शुरू हुई तो विरोधियों ने व्यक्तिगत मुकाबले का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्य ने टीम मुकाबले का प्रस्ताव रखा। भाई गगन ने लक्ष्य के अनुरोध पर सहमति जताते हुए कहा कि उन्हें ग्रह क्रिस्टल पहले ही मिल चुका है और मैच एक टीम मुकाबले के रूप में आगे बढ़ेगा। भीषण लड़ाई के बाद लक्ष्य की टीम ने एक बार फिर जीत हासिल की। हालांकि मीना की हालत ठीक नहीं लग रही थी। लड़ाई खत्म होने के बाद उसके मुंह के कोने से खून के निशान भी रिस रहे थे। मीना की हालत देखकर लक्ष्य को बहुत अजीब लगा। तर्क के हिसाब से मीना की ताकत को देखते हुए उसे इस तरह की लड़ाई को सहन करने में असमर्थ नहीं होना चाहिए था। अब एकमात्र उपाय यही था कि मीना के लिए और अधिक तारा क्रिस्टल ढूंढे जाएं, जिन्हें वो अवशोषित कर सके, जिससे उसे चोटों से उबरने में लाभ होगा। मौजूदा हालात को देखते हुए वे दूसरे स्थान पर मौजूद टीम को चुनौती देना जारी नहीं रख सकते थे। लक्ष्य ने दूसरे समूह के सदस्यों से संपर्क किया और उनसे दिन बदलने की बात कही। साथ ही रविवार और शनिवार को अदला-बदली करने की इच्छा भी जताई। दूसरे समूह ने कल पूरा दिन चींटियों के घोंसले में लड़ाई करते हुए बिताया था और वे थक चुके थे और उन्हें आराम की जरूरत थी। इसलिए वे तुरंत लक्ष्य के अनुरोध पर सहमत हो गए। टारगेट एक बार फिर चींटियों के घोंसले में गहराई तक घुस गया। हालांकि इस बार उसका भाग्य अच्छा नहीं था। सुबह भर चले संघर्ष और कई चोटों के बावजूद वो केवल एक ग्रह क्रिस्टल और 4 धूमकेतु क्रिस्टल ही प्राप्त कर सका। जब लक्ष्य ग्रह क्रिस्टल लेकर पेड़ के खोखले तने में लौटा तो उसने पाया कि मीना जा चुकी थी और वहां केवल सनी और कबीर ही मौजूद थे। लक्ष्य ने पूछा, मीना कहाँ है? सनी ने लक्ष्य की ओर देखा। वो चली गई है। चली गई? वो इतनी बुरी तरह घायल थी। वो कहाँ गई? आसमान की तरफ से कोई आया। एक महिला जो कथित तौर पर मीना की बड़ी बहन थी, मीना को अपने साथ ले गई। उसकी बड़ी बहन? लक्ष्य एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे याद आया कि मीना ने कुछ दिन पहले ही जिक्र किया था कि उसकी एक बड़ी बहन है जो कुछ साल पहले स्टार फ्रूट के पेड़ के पास आई थी और फिर कभी वापस नहीं गई। वो इस यात्रा के दौरान उसे ढूंढना चाहती थी, लेकिन लक्ष्य को यह बात समझ नहीं आई। भले ही वो जा रही थी, इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। मीना को कम से कम उसे बता तो देना चाहिए था। सनी ने आगे बताया, मीना घायल हो गई थी और उसकी चोट काफी गंभीर लग रही थी, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी। हालांकि उसकी बड़ी बहन इलाज के लिए उसे वापस ले जाने पर अड़ी रही। दोनों में बहस भी हुई। उसकी बड़ी बहन ने कहा कि वो किसी पुरानी चोट के पूरी तरह ठीक होने से पहले ही युद्ध में चली गई थी। उसे लापरवाह कहा और उसे अपने साथ ले जाने पर अड़ी रही। पुराना घाव ठीक नहीं हुआ? लक्ष्य हैरान रह गया। पुराने घाव का क्या मतलब? पिछली बार जब वो अखाड़े में घायल हुई थी तो क्या उसने उसे ठीक करने के लिए ग्रह क्रिस्टल नहीं दिया था? इस समय उसे अचानक याद आया कि पिछली बार जब उसने मीना को ग्रह क्रिस्टल दिया था तो उसने वास्तव में उसे अवशोषित करते हुए नहीं देखा था। उसने केवल उसे ये कहते हुए सुना था कि वो बेहतर महसूस कर रही है। और जब उन्होंने चुनौती स्वीकार की तो भाई गगन ने कहा कि उन्हें एक ग्रह क्रिस्टल प्राप्त हुआ है। तो मीना का ग्रह क्रिस्टल कहां से आया? उसने कहा कि उसने इसे उधार लिया था, लेकिन मीना ने कभी किसी और से बातचीत नहीं की। वो इसे किससे उधार लेने जाती? अब सच्चाई स्पष्ट हो गई थी। मीना ने ग्रह क्रिस्टल को अवशोषित नहीं किया था, बल्कि उसने उसे भाई गगन को दे दिया था ताकि लक्ष्य नष्ट न हो जाए। इसीलिए आज की लड़ाई में उसकी चोटें और बढ़ गई। सनी ने आगे बताया, मीना जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने उसे एक बार थपथपाया और वो बेहोश हो गई। फिर उसकी बड़ी बहन उसे ये कहते हुए ले गई कि वे स्वर्ग जा रहे हैं और वो वापस नहीं आएगी। इस बिंदु पर कबीर ने कहा, जब मीना को उसकी बड़ी बहन ले गई
तो वो स्पष्ट रूप से बेहोश थी, लेकिन वो फिर भी रो रही थी। लक्ष्य ने गहरी सांस ली और कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय वो पेड़ के खोखले तने में पालथी मारकर बैठ गया। थोड़ी देर सोचा और फिर सनी और कबीर से कहा, मैं तुम दोनों को एक एक धूमकेतु क्रिस्टल दूंगा। हम तीनों ही बचे हैं। हम अगली चुनौती छोड़ रहे हैं। सनी ने हिचकिचाते हुए पूछा, लक्ष्य, क्या तुम ठीक हो? लक्ष्य ने सिर हिलाया, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जिंदगी तो चलती रहती है। 2 हफ्ते में 1 महीना पूरा हो जाएगा। हम टीम को फिर से संगठित करेंगे और नए सिरे से शुरुआत करेंगे। हम दूसरों को हम पर हंसने नहीं दे सकते। लक्ष्य की बातें सुनकर सनी और कबीर को कुछ आत्मविश्वास मिला। उन्होंने लक्ष्य द्वारा दिए गए धूमकेतु क्रिस्टल को लिया और चले गए। लक्ष्य पेड़ के खोखले तने में अकेला रह गया। यहां अभी भी एक हल्की स्त्री जैसी सुगंध थी। ये मीना की खुशबू थी। उसे इस लड़की से इतनी निर्णायकता की उम्मीद नहीं थी। वास्तव में उसने ग्रह क्रिस्टल को अवशोषित करने के बजाय अपनी चोटों को सहना बेहतर समझा और साथ ही ये भी सोचा कि उसे बाहर नहीं होने देना है। मीना के मुंह के कोने से खून बहने की छवि उसके दिमाग में कौंध गई और लक्ष्य का दिल दर्द से कांप उठा। मेरी भोली बच्ची, अगर समूह में तीसरा स्थान हाथ से निकल गया तो निकल गया। हम इसे जल्द ही वापस हासिल कर लेंगे। तुमने अपने साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? तुम तो महान संत हो। लक्ष्य हमेशा से यही सोचता था कि वो और मीना सिर्फ दोस्त है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मामला इतना सरल नहीं था। एक कहावत है कि किसी खूबसूरत स्त्री की सुंदरता को स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। लक्ष्य ने अपने पिछले जन्म में इसका अनुभव नहीं किया था, लेकिन अब वो इसका अनुभव कर रहा था। लेकिन चूंकि ये सब हो चुका था, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिलहाल मीना को वापस लाना नामुमकिन था। वो बस यही सोच रहा था कि मीना को उसकी बड़ी बहन ने कैसे ढूंढा था। इसमें कोई शक नहीं कि यहां कोई न कोई पर्दे के पीछे से काम कर रहा था। लक्ष्य ने किसी से पूछने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि अब पूछना बेकार था। दरअसल उसे ये बिल्कुल स्पष्ट था कि कौन उसके साथ लेन देन करना चाहेगा। पेड़ के खोखले तने से बाहर निकलते ही आसपास मौजूद कई लोग लक्ष्य को देखने लगे, मानो वे उसे शर्मिंदा या घबराया हुआ देखना चाहते हों। लेकिन लक्ष्य ने उन्हें निराश किया। केंद्र में तीसरे समूह को ढूंढकर लक्ष्य ने अपने हाथ में मौजूद ग्रह क्रिस्टल को 10 धूमकेतु क्रिस्टल से बदल लिया। वैसे भी उसे इसकी जरूरत नहीं थी और इसे रखना व्यर्थ होता। इसके बाद लक्ष्य पेड़ के खोखले तने में लौट आया और साधना का एक नया दौर शुरू किया। क्या तुम आकाश से आए हो? चाहे तुम स्वर्ग ही क्यों न हो, मैं तुम्हें चीर डालूंगा। मीना, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। धुंधले से अंधेरे पेड़ के खोखले तने के अंदर तारों की रोशनी चमक रही थी, क्योंकि लक्ष्य ने 5वें स्तर के योद्धा का दर्जा हासिल करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। पेड़ के खोखले तने के बाहर जय ने भाई गगन से कहा, भाई गगन, आप ही असली काबिल हैं। आपने तो आकाश से किसी को हस्तक्षेप करने और उस लड़की को ले जाने के लिए राजी कर लिया। ये लड़का तो अब बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। इसमें साधना करने की हिम्मत ही नहीं रहेगी। ये लगभग ठीक ही होगा। अपनी प्रेमिका के छिन जाने के बाद कुछ ही युवा इस सदमे को सह पाते हैं। अगर साधना करते समय उसे ऊर्जा विचलन का सामना न करना पड़े तो ये एक चमत्कार ही होगा। हो सकता है कि वो सीधे आकाशमंडल जाकर उसे वापस मांग ले। है, तब तो वो सचमुच मौत को दावत दे रहा होगा। मैं यही रुककर देखूंगा कि वो कैसे मरता है। ठीक है, मैंने वादा पूरा कर दिया है। अब आगे से मुझे ढूंढने मत आना। भाई गगन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने तुरंत जय को बाहर निकाल दिया। जय भी नहीं गया। इसके बजाय वो केंद्रीय शाखा की तीसरी टीम में शामिल हो गया। वहां उसके पुराने दोस्त थे और हालांकि उसका एक हाथ ज्यादा लचीला नहीं था, फिर भी उसने विनम्रता का परिचय देकर और छोटे मोटे काम करके वहां बने रहने का प्रबंध कर लिया। उनमें से कई लोग लक्ष्य को मूर्ख बनते देखना चाहते थे,
लक्ष्य बस पूल के किनारे साधना करता रहा और किसी से बात नहीं की, जिससे वे थोड़े निराश हो गए। लक्ष्य की साधना में न केवल कोई समस्या नहीं आई, बल्कि वो सफलतापूर्वक 5वें स्तर के योद्धा के प्रारंभिक चरण में भी पहुंच गया। आगे बढ़ने के बाद उसने आकाश में जाकर उसे वापस मांगने का कोई इरादा नहीं दिखाया। जब कभी कभार जय वहां से गुजरता तो वो जानबूझकर प्रेमिका नरक पाने के बारे में कुछ व्यंग्यात्मक बातें कहता, लेकिन लक्ष्य ने कभी जवाब नहीं दिया। बहुत बार ऐसा कहने के बाद उसे खुद लगा कि इसका कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा अगर वो और कुछ कहता तो वो भाई गगन के साथ विश्वासघात करता, जो वो करने की हिम्मत नहीं करता था। इसलिए उसने धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया। एक और सप्ताह बीत गया और चुनौती देने वाले आ गए। लक्ष्य ने सीधे तौर पर कहा कि वो तीसरे स्थान का दावा छोड़ रहा है। समूह में केवल 3 लोग बचे थे, इसलिए जीतने की कोई संभावना नहीं थी। लक्ष्य का हारना लोगों की उम्मीदों के अनुरूप ही था। देखते देखते आधा महीना बीत गया। लक्ष्य तालाब के किनारे लगभग स्थिर पड़ा रहा, मानो कोई पत्थर का पुतला हो। कभी कभार रात में एक पल के लिए ही सही, लोगों को लक्ष्य की आंखों में एक तेज चमक दिखाई देती थी, जिससे यह साबित होता था कि वो अभी भी जीवित है। कुछ मानसिक विशेषज्ञों को अचानक ये भी महसूस हुआ कि लक्ष्य की मानसिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। जब ठीक 1 महीना बीत गया, तब लक्ष्य की टीम का पुनर्गठन किया जा सकता था। सुबह सुबह गोपाल तालाब के किनारे दिखाई दिया और लक्ष्य पहली बार खड़ा हुआ। वाह, तुमने इस महीने काफी तरक्की की है। गोपाल ने आश्चर्य से लक्ष्य की ओर देखा। तुम्हारी तरक्की भी कम नहीं है। लक्ष्य मुस्कुराया। तुम्हारी खूबसूरत लड़की कहाँ है? जल्दी से उसे बाहर लाओ ताकि इस भाई को भी देखने का मौका मिले। इस पूरे महीने मैंने सिर्फ कीड़े मकोड़े ही देखे हैं। गोपाल ने लक्ष्य से मजाक किया। वो चली गई। गोपाल चुप हो गया। ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई रहस्य छिपा है, और उसने समझदारी से आगे पूछताछ न करने का फैसला किया। अगर वो यहां नहीं है तो भले ही हम दोनों मिलकर टीम बना ले, जरूरी नहीं कि हम जीत जाएं। गोपाल ने इस अहम मुद्दे को उठाया। लक्ष्य भी इससे थोड़ा परेशान था। उसने इस महीने काफी प्रगति की थी। न केवल 5वें स्तर के योद्धा के प्रारंभिक चरण तक पहुंचा था, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति को स्वर्ण स्तर के अंतिम चरण तक भी पहुंचा दिया था। हालांकि अन्य लोग भी प्रगति कर रहे थे और उसे तारा क्रिस्टल प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला था, इसलिए वो चुनौती के बारे में निश्चित नहीं था। तभी पीछे से कोई आया और कुछ हिचकिचाहट के साथ बोला, क्या मैं आपकी टीम में शामिल हो सकता हूं? लक्ष्य और गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक नया व्यक्ति आ गया है। ये व्यक्ति धूल से सना हुआ था और उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थी और उसका पूरा व्यक्तित्व अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और आत्मविश्वासी प्रतीत हो रहा था। दरअसल ये लक्ष्य का एक पुराना परिचित राजा शाह था, जो 7वें स्तर के युद्ध सेनापति से 8वें स्तर के युद्ध सेनापति के पद तक पदोन्नत हो गया था। राजा शाह को देखकर, जिनकी शक्ति स्पष्ट रूप से एक नए स्तर पर पहुंच गई थी, लक्ष्य ने अंततः प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा, आपका हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय शाखा तीनों शाखाओं में सबसे बड़ी है और जिस चींटी के घोंसले की ओर ये स्थित है, उसकी केंद्रीय चोटी पर ही सबसे उच्च श्रेणी के तारा क्रिस्टल उत्पन्न होते हैं। इसलिए तीनों शाखाओं में से केंद्रीय शाखा सबसे अच्छी जगह है और यहाँ की कुछ टीमें अपेक्षाकृत बेहतर हैं। जय केंद्रीय शाखा की तीसरी टीम में थे। इस दौरान वे प्रतिदिन कपड़े धोते, खाना बनाते, पैरों पर हथौड़े मारते और लोगों की मालिश करते थे, जिससे टीम में उनकी सराहना होने लगी। कभी कभी उन्हें एक निम्न श्रेणी का तारा क्रिस्टल भी दिया जाता था, जिससे उनके घाव काफी हद तक भर जाते थे। हालांकि वे अपनी पहले जैसी युद्ध शक्ति तो नहीं पा सके, लेकिन फिर भी वे एक आम इंसान से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। ये दिन भी एक चुनौती भरा दिन था। सेंट्रल 3rd टीम के कप्तान समर ने पूछा, क्या कोई ऐसी टीम है जो हमें चुनौती देना चाहती है?
जय ने नाश्ता बनाकर तुरंत ही चापलूसी करते हुए कहा, कैप्टन समर, कोई इतना मूर्ख नहीं होगा। हमारी टीम को कई महीनों से कोई चुनौती नहीं मिली है ना? कमजोरों को परेशान करने वाले ये बदमाश सिर्फ इधर उधर की टीमों को ही चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। सबको पता है कि हमारी केंद्रीय शाखा की तीसरी टीम बाकी शाखाओं की दूसरी टीमों से भी ज्यादा मजबूत है। समर को जय की चापलूसी अच्छी लग रही थी और वो दिल खोलकर हंसी। ऐसे दिन सचमुच उबाऊ होते हैं। रविवार को कुछ तारा क्रिस्टल मिलने के अलावा और कुछ करने को नहीं होता। जब वो छोटी परी यहां थी तो मैं कभी कभार उसकी एक झलक देखकर अपनी इच्छा पूरी कर लेता था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। जय ने मुंह बनाते हुए कहा, वो लक्ष्य भी निकम्मा है, अपनी प्रेमिका को भी नहीं संभाल पाया। जब वो उससे दूर चली गई तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अब वो दिन भर उदास रहता है। उसे देखकर मेरा मन करता है कि उसे कुछ लात मार दूं। जय, ओ जय, मुझे पता है कि तुम लक्ष्य से दुश्मनी रखते हो, लेकिन उसे इतना नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो वाकई काफी दयनीय है। हाँ। समर जोर से हंसा। उसके बगल में खड़े एक मार्शल आर्टिस्ट ने कहा, लक्ष्य सचमुच किसी काम का नहीं है। पहले तो मुझे लगा कि वो बहुत ताकतवर है और हमारा प्रतिद्वंदी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्रेमिका को खोने का उस पर इतना गहरा असर पड़ेगा। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट का कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक अन्य मार्शल आर्टिस्ट ने जानबूझकर कहा, ऐसा मत कहो। हो सकता है कि वो कठिनाइयों से गुजर रहा हो और एक नई टीम बनाकर फिर से चुनौती देने की योजना बना रहा हो। आखिरकार उसके पूर्व साथी वास्तव में बहुत अविश्वसनीय थे। जय ने बीच में टोकते हुए कहा, अगर उसमें हिम्मत होती भी तो वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता, है ना? भाई गगन ने चुपके से ये बात फैला दी है कि लक्ष्य के साथ किसी को भी टीम बनाने की इजाजत नहीं है। उसे और कौन मिलेगा? इसके अलावा अगर उसने टीम बना भी ली तो वो हमारी सेंट्रल टीम के लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वो आने की हिम्मत करता है तो मैं अपना नाम जय उल्टा लिख दूंगा। मैं भी अपना उल्टा लिखूंगा। मैं 3 बैकफ्लिप करूंगा और फिर अपना उल्टा लिखूंगा। ये मार्शल आर्टिस्ट आपस में बातें कर रहे थे। जब मीना आसपास होती थी तो वे सभी लक्ष्य से बेहद ईर्ष्या करते थे। अब मीना के चले जाने से उसे और भी परेशान करने के लिए कई लोग तैयार थे। जब वे बेहिचक हंस रहे थे तभी अचानक बाहर से किसी ने चिल्लाकर कहा, कैप्टन समर, कोई आपकी टीम को चुनौती दे रहा है। चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। पेड़ के खोखले तने के अंदर हंसी अचानक रुक गई। वे सब एक दूसरे को देखने लगे और अचानक समर जोर से हंस पड़ा। अरे वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना निडर होगा जो मुझे चुनौती देगा। समर, चलो भाइयों, बाहर चलते हैं और देखते हैं। हमारा मजा आ गया है। चारों अग्रिम सेनापति और जय समर के पीछे पीछे तेजी से बाहर निकल गए। अखाड़े में पहुंचकर समर ने भाई गगन से पूछा, भाई गगन, वो कौन अज्ञानी है जो मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है? वहां लक्ष्य की टीम है। क्या लक्ष्य की टीम भंग नहीं हो गई थी? 1 महीना बीत चुका है। वो सुधर चुका है। उसने सबसे पहले तुम्हारी टीम को निशाना बनाया था। तैयार हो जाओ, अब मुकाबला शुरू होने वाला है। समर और जय ने देखा कि लक्ष्य की टीम पूरी तरह से इकट्ठा हो चुकी थी, जिसमें कुल 5 लोग थे। लक्ष्य, जियान, किंगशा, मीनाक्षी, सनी। मीनाक्षी और सनी दोनों लक्ष्य के रूम में थे। मीनाक्षी भी शुरुआती स्तर का 7वां जनरल था, जो काफी मजबूत था, और सनी अंतिम स्तर के 5वें जनरल तक पहुंच चुका था, जो लक्ष्य के शुरुआती स्तर के 5वें जनरल से थोड़ा ऊपर था। लक्ष्य की नई टीम को देखकर समर और अन्य लोग दंग रह गए। कैप्टन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। वो जियान है। वो बहुत ताकतवर है। दाहिनी ओर की तीसरी टीम लगभग उसी के हाथों हार गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लक्ष्य के साथ मिलकर काम करेगा। वो दुबला-पतला लड़का भी साधारण नहीं दिखता। 8वीं कक्षा का जनरल है और लगता है कि वो एक मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति है।
मैं मीनाक्षी को पहले से जानता था। ऐसा लगता है कि उसने काफी प्रगति की है। इस टीम में केवल सन्नी ही उन्हें पीछे खींच रहा है। समर के समूह में से किसी ने भी अपने नाम उल्टे लिखने का जिक्र नहीं किया। इसके बजाय वे प्रतिद्वंद्वी की ताकत का अध्ययन कर रहे थे। कुछ देर बाद ही चुनौती शुरू हो गई और लक्ष्य की टीम ने टीम मुकाबले का प्रस्ताव रखा। चूंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई वास्तव में उन्हें चुनौती देगा, इसलिए समर और उनकी टीम ने कोई ग्रहीय क्रिस्टल तैयार नहीं किए थे और वे केवल लक्ष्य की चुनौती को स्वीकार करने के लिए बाध्य थे। दोनों पक्ष मंच पर चढ़ गए। भाई गगन ने शुरू करो कहा और तुरंत ही लड़ाई छिड़ गई। लक्ष्य की तरफ से सबसे पहले आगे बढ़ने वाला व्यक्ति न तो लक्ष्य था और न ही जियान, बल्कि किंग शाह था, जो अभी अभी टीम में शामिल हुआ था। किंग शाह को अब होश आ गया था। स्टार फ्रूट ट्री के भीतर बैटल गॉड बनने के बाद वो अब नितिन ठाकुर के आदेशों का पालन नहीं करेगा। लक्ष्य से जानलेवा लड़ाई क्यों लड़े? बेहतर यही था कि साथ मिलकर एक नया रास्ता बनाया जाए। इस दौरान उसका भाग्य भी बहुत अच्छा रहा। उसे लगातार कई उच्च श्रेणी के तारा क्रिस्टल मिले, जिससे वो 7वें स्तर के जनरल से 8वें स्तर पर पहुंच गया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी मध्य स्तरीय स्वर्ण स्तर तक बढ़ गई। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक था। हमला करते हुए वो हवा में उछल पड़ा। अपने पीछे मौजूद डिस्क के आकार के तलवार के बक्से को छूते ही 5 लंबी तलवारें एक साथ म्यान से बाहर निकली और तुरंत ही 5 विरोधियों पर हमला कर दिया। धिक्कार है, ये नया लड़का कितना घमंडी है। क्या वो हमें आमने सामने की चुनौती देने की हिम्मत करता है? चलो पहले उसे ही खत्म कर देते हैं। समर और अन्य लोग क्रोधित हो गए। उन्होंने एक साथ जवाबी हमला किया, जिसका उद्देश्य किंग शाह को एक ही झटके में हराना था। हालांकि किंग शाह की लंबी तलवारें साधारण नहीं थी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में वे तेज चमक रही थी और अत्यधिक बल से प्रहार कर रही थी, जिससे वास्तव में उनके 5 प्रतिद्वंद्वी एक साथ पीछे हटने पर मजबूर हो गए। उनमें से 2 के हथियार तो सीधे ही कट गए। लक्ष्य और जियान की आंखें चमक उठीं। उन्होंने किंग शाह को इतना उग्र होने की उम्मीद नहीं की थी। अगर कोई और आकलन होता तो वो शायद शीर्ष 5 में भी शामिल होता। वे चुपचाप देखते नहीं रह सकते थे। वे दोनों बाईं और दाईं ओर से आगे बढ़े और उन 2 मार्शल आर्टिस्टों को निशाना बनाया जिनके हथियार काट दिए गए थे। अपने हथियार खो देने के बाद दोनों सैनिकों का मनोबल बुरी तरह गिर गया। वे लक्ष्य और उसके साथी के अचानक हमले का सामना कैसे कर पाते? देखते ही देखते उन्हें अखाड़े से बाहर कर दिया गया। इस प्रक्रिया के दौरान किंग शाह की लंबी तलवारें तेजी से चली और वास्तव में वो समर और 3 अन्य उन्नत जनरलों के खिलाफ खुद को संभालने में कामयाब रहे, जिससे लक्ष्य और उसके साथी को प्रदर्शन करने का मौका मिला। लक्ष्य और जियान ने लगभग एक साथ अपने विरोधियों से निपटा, फिर हमला करने के लिए अलग हो गए और प्रत्येक ने एक दूसरे अग्रिम सेनापति को रोककर मार डाला। किंग शाह के 2 दुश्मन कम हो गए थे और उसका मनोबल बढ़ गया। उसकी 5 लंबी तलवारें अजगरों की तरह एक बहती हुई तलवारों की नदी में तब्दील हो गई और उसने समर पर जोरदार हमला किया। उसने एक बार लक्ष्य के खिलाफ इस चाल का इस्तेमाल किया था, लेकिन लक्ष्य ने सीधे इसका सामना न करने का विकल्प चुना था। उस समय लक्ष्य जानता था कि इस चाल से निपटना आसान नहीं था। वास्तव में किंग शाह की तलवारों की बौछार का सामना करते हुए समर कुछ हद तक घबरा गया था और हार की छाया पहले से ही उस पर मंडरा रही थी। इसी क्षण मीनाक्षी और सनी को एक अवसर दिखाई दिया और वे चुपके से पीछे की ओर घुस गए और तीनों ने मिलकर समर को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। लड़ाई लगभग एक साथ समाप्त हुई। लक्ष्य ने अपने भाले से एक व्यक्ति को पराजित किया और जियान के लगातार 3 तलवार के वार से एक अन्य व्यक्ति अखाड़े से बाहर हो गया। सबसे बदकिस्मत समर रहा। किंग शाह की तलवारों की बौछार से बचने की कोशिश में मीनाक्षी ने उसके पैर पर वार किया और वो जमीन पर गिर गया। फिर सनी ने उसे लात मारकर अखाड़े से बाहर कर दिया। सनी ने पहली बार
किसी दुश्मन को हराने के बाद उत्साह से चिल्लाया और खुशी मनाई। मुकाबला समाप्त हुआ और भाई गगन ने तुरंत परिणाम घोषित कर दिए। लक्ष्य की टीम ने चुनौती जीत ली और केंद्रीय शाखा में तीसरी टीम बन गई। समर और बाकी सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और वहां से निकलते समय उन्होंने एक दूसरे का सहारा लिया। जय वही असहाय खड़ा रहा। समर ने स्पष्ट रूप से उसे छोड़ दिया था और एक बार फिर उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। इसी क्षण लक्ष्य अखाड़े से नीचे उतरी और जय के पास गई। अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरा अनुसरण करो। जय के पास लक्ष्य का आज्ञाकारी ढंग से अनुसरण करने और चींटियों के घोंसले वाले क्षेत्र से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मीना की बड़ी बहन उसे क्यों ढूंढने आई थी? तुम किससे मदद मांग रही थी? लक्ष्य ने सीधे पूछा। जय झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका और उसने भाई गगन की मदद के बारे में तुरंत सब कुछ बता दिया। अब जब उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई थी तो भाई गगन उसकी मदद नहीं करेंगे, इसलिए उसके पास लक्ष्य से समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं था। स्काई डोम की तरफ क्या स्थिति है? लक्ष्य ने फिर पूछा। जय ने कुछ देर सोचा। स्काई डोम पर वरिष्ठ छात्रों का नियंत्रण है। ये पूरे स्टार फ्रूट ट्री में सबसे अधिक तारकीय क्रिस्टल उत्पादन वाला स्थान है। मीना की वरिष्ठ बहन को वहां दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। पहले व्यक्ति का नाम राजेश है, जो राजधानी बेस सिटी से है, जिसे लिटिल ओवरलॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और वो 5 वर्षों से स्टार फ्रूट ट्री में है। राजेश कितना शक्तिशाली है? बहुत शक्तिशाली। कहा जाता है कि उसने अपनी दांतियान ची को बहुत संकुचित कर लिया है। वास्तव में आकाश गुंबद में कई लोगों ने अपनी दांतियान ची को संकुचित कर लिया है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे तारकीय क्रिस्टल मिलते हैं। और चींटी के छत्ते में भी काफी लोग हैं। केवल चींटी के घोंसले में ही तारकीय क्रिस्टल सबसे कम है। इसलिए संकुचित शक्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट बहुत दुर्लभ है। आपका मतलब संपीड़ित डांटियन क्यूई से है? लक्ष्य थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। जय ने कहा, बिल्कुल सही। जब 9वें स्तर के सेनापति की दांतियान ची साधना में और वृद्धि नहीं हो सकती, तब वे युद्ध देवता के पद पर पदोन्नत हो सकते हैं। लेकिन इस समय कुछ बाहरी पदार्थों का सेवन और अवशोषण दांतियान ची को संकुचित कर सकता है। इस तारा फल वृक्ष के भीतर एकमात्र बाहरी पदार्थ तारा क्रिस्टल है, और केवल तारा क्रिस्टल ही उपयोगी है। 9वें स्तर के सेनापतियों के रूप में यहां आने का हमारा उद्देश्य विशेष ऊर्जा युक्त तारा क्रिस्टल की खोज की आशा के अलावा अधिक साधारण तारा क्रिस्टल प्राप्त करना है, ताकि हम अपनी दांतियान ची को संकुचित कर सकें। संपीड़ित डांटियन ची से व्यक्ति युद्ध में बहुत शक्तिशाली बन सकता है। लक्ष्य ने उत्तर दिया। बिल्कुल सही। कहा जाता है कि डांटियन ची को 10 गुना तक संकुचित किया जा सकता है और युद्ध शक्ति भी 10 गुना तक बढ़ सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक किंवदंती है। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिसकी डांटियन ची को 10 गुना संकुचित किया गया हो। यहां ऐसा लगता है कि केवल भाई गगन और पहली टीम के कुछ ही लोगों ने इसे संकुचित किया है। जय ने आगे कहा, स्टार फ्रूट ट्री के सभी मार्शल आर्टिस्ट 30 साल की उम्र से पहले ही चले जाते हैं, क्योंकि अगर वे 30 साल की उम्र तक बैटल गॉड के स्तर तक नहीं पहुंच पाते तो उनका शरीर कमजोर होने लगता है और उनकी डांटियन ची ऊर्जा क्षीण होने लगती है। इसलिए हम सभी 30 साल की उम्र से पहले ही बैटल गॉड के स्तर तक पहुंचकर चले जाते हैं। मेरा अनुमान है कि मीना की बड़ी बहन उसे अपने साथ ले जाएगी, और उसकी बड़ी बहन भी 25 या 26 साल की है। इसलिए मीना को बचाने के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।